नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के आगे के कुछ पद्यांश। तो बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा चंद्रगहना से लौटती बेर। तो कक्षा की शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से। तो पढ़ते हैं अगला पद्यांश। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कवि द्वारा यहाँ पर एक बगुले और एक चिड़िया का वर्णन किया गया है, जो कि कवि प्राकृतिक दृश्य को निहारते हुए अपने समक्ष देख रहा है। उसी का सजीव वर्णन कवि ने इस पद्यांश में किया है। अब कविता के इस पद्यांश को पढ़ने के बाद अब आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर और जानते हैं इस पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे पहला है बगुला। बगुला एक पक्षी होता है। और टांग पैर, मीन मछली, चंचल नटखट, ध्यान निद्रा अर्थात ध्यान रूपी नींद, चट शीघ्रता से, माथ माथा या मस्तक, चतुर चालाक, श्वेत सफ़ेद, झपाटे झपट्टे या झपट्टा मारकर, फौरन तुरंत, उजली चमकदार, चटुल चतुर फुर्तीली, गगन आकाश। तो यह तो थे इस पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसके बाद एक दृष्टि डालेंगे इस पद्यांश के संदर्भ पर। तो संदर्भ अभी भी पूर्ववत ही होगा, क्योंकि अभी हमारी चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पूर्ण नहीं हुई है और अभी हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब संदर्भ के बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बगुले तथा एक चतुर श्वेत पंख पीली चोंच वाली चिड़िया द्वारा तालाब की मछलियों को खाने का यहाँ पर वर्णन किया है। प्रसंग के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं इस पद्यांश के भावार्थ पर। तो जानते हैं भावार्थ क्या होगा। भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। बहुत ही वास्तविक यहाँ पर वर्णन कवि द्वारा किया गया है, क्योंकि कवि जिस पोखर के पास बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है, तो वहीं पर होने वाली इस क्रिया को वह कवि ने देख करके उसका यहाँ पर सजीव वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। एक बगुला मछली का शिकार करने के लिए उस पोखर के किनारे के जल में एक टांग से खड़ा है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह ध्यान निद्रा में हो, अर्थात वह कोई तप कर रहा हो, कोई तपस्वी की भांति, एक तपस्वी की भांति वह ध्यान लगाकर वहाँ पर खड़ा है। कहा जाता है कि बगुला जो होता है बहुत ही चतुर होता है और वह जब मछलियों का शिकार करने के लिए किसी तालाब में खड़ा होता है और किसी मछली को खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो वह एक टांग के बल पर खड़ा होता है, ताकि मछली को यह अंदेशा ना हो कि यहाँ पर कोई पक्षी है और उसको खतरा है, बल्कि वह उसे कोई पौधा या कोई लकड़ी समझकर उसके इर्द गिर्द तैरती हुई आ सके और बगुला उसे आसानी से खा सके। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कि पोखर के किनारे जल में बगुला एक टांग पर खड़ा है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह तप कर रहा हो, जैसे कोई तपस्वी खड़ा हो और वह ध्यान निद्रा में है। परंतु जैसे ही वह अपने आसपास किसी मछली को
तैरते हुए देखता है तो वह तुरंत ही अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डाल लेता है और तुरंत ही बड़ी स्फूर्ति से, बड़ी फुर्ती से, बड़ी चतुराई से वह उस मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है और तुरंत ही उसे खा लेता है। नीचे गले के डालता है से तात्पर्य है कि वह उसे खा लेता है, अपने गले के नीचे डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले मस्तक वाली, काले माथे वाली जिसका मस्तक काला है, वह उस पोखर के ऊपर उड़ रही है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। और वह जैसे ही देखती है कि जल में कोई मछली तैर रही है या ऊपर की सतह पर आ रही है, तो वह तुरंत ही अपने श्वेत पंख अर्थात सफ़ेद पंखों की सहायता से एक झपट्टा मारती है, तुरंत झपट्टा मारती है और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर और तुरंत ही अपने सफ़ेद पंखों से झपट्टा मारकर तुरंत ही वह जल के भीतर अपनी चोंच डालती है। एक उजली चतुर मछली और एक चमकदार चतुर मछली को, फुर्तीली मछली को चोंच पीली में दबाकर अपनी पीले रंग की चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और दूर आकाश में कहीं उड़ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने उस पोखर के भीतर रह रही मछलियों का शिकार करने वाले बगुले और एक काले माथे वाली एक चिड़िया का बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार अपने चतुराई से वह मछलियों का शिकार करती हैं। अब भावार्थ के बाद बारी आती है भाव सौंदर्य की। तो आइए जानते हैं भाव सौंदर्य क्या है। कवि ने तालाब में तैरती मछली को चतुराई से पकड़कर खाते बगुले और चिड़िया का वास्तविक दृश्य का बड़ा ही सुंदर काव्यात्मक सजीव वर्णन यहाँ पर किया है, जिसे पढ़कर पाठकों के समक्ष एक दृश्य उभर कर आता है। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। ध्यान निद्रा चतुर चिड़िया एक काले मार फौरन उजली चटुल मछली में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में चित्रात्मकता है। शैली संक्षिप्त तथा प्रवाह युक्त है। चुप, चट, मात, चतुर, झपाटे, फौरन, चटुल आदि शब्द कविता को आकर्षित बनाते हैं। पद्यांश दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है। तो इस पद्यांश के बाद अब आगे बढ़ते हैं कविता के अगले पद्यांश की ओर। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने अपने भावों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ने के बाद आती है बारी शब्दार्थ की। तो आइए जानते हैं पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है औ का तात्पर्य है और। यहाँ पर कवि ने औ का प्रयोग और के लिए किया है। स्वच्छंद अर्थात मुक्त, आजाद। तो शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। संदर्भ के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग में जानते हैं कि कवि इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि ने अपने पर्याप्त समय का तथा सामने रेल की पटरी का वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की। तो आइए जानते हैं इस पद्यांश का भावार्थ क्या है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कवि कहते हैं कि वह जहाँ पर बैठा है वहाँ से सामने के स्थान की भूमि जो है वह सामान्य भूमि से थोड़ा ऊंची है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेल की पटरी गई है। उस ऊंची भूमि पर, वह भूमि ऊंची इसलिए है क्योंकि वहाँ उस ऊंची भूमि पर रेल की पटरी बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मुझे पता है कि अभी ट्रेन का समय नहीं है, अर्थात अभी इस पटरी पर से ट्रेन नहीं गुजरती है, उसे वहाँ से जाने की कोई जल्दी भी नहीं है। और जब प्रकृति के दृश्यों को
निहारने से उसका मन भर जाएगा, या जब वह पूर्ण रूपेण प्राकृतिक सौंदर्य को आत्मसात कर लेगा और जब उसकी इच्छा होगी तब वह यहाँ से उठकर चला जाएगा या यहाँ से उठकर अपनी राह पर आगे बढ़ेगा। उसे किसी भी कार्य की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थ के बाद बारी आती है भाव सौंदर्य की। तो आइए जानते हैं इस पद्यांश का भाव सौंदर्य क्या है। कवि ने अपने सरल मनोभावों का वर्णन बड़ी सहजता से तथा सामान्य भाषा में किया है, जो पाठकों के हृदय में अपना गहरा भाव छोड़ती है। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। अभिव्यक्ति में सजीवता है। पद्यांश में हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत तथा विदेशी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है। तो यह तो थे चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के आगे के 2 पद्यांश, जिनका हमने यहाँ पर संदर्भ सहित अध्ययन किया। अब इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त हो जाती है और बहुत जल्द मिलती हूँ इसके आगे के पद्यांशों के साथ अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, और यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया काव्य पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।